एक्ट्रेस की आंख। सादत हसन मंटो। पापों की गठरी की शूटिंग तमाम शब होती रही थी। रात के थके मांदे एक्टर लकड़ी के कमरे में जो कंपनी के विलन ने अपने मेकअप के लिए खास तौर पर तैयार कराया था और जिसमें फुर्सत के वक्त सब एक्टर और एक्ट्रेसें सेठ की माली हालत पर तबसरा किया करते थे, सोफों और कुर्सियों पर ऊँग रहे थे। उस चूबी कमरे के कोने में मैली सी तिपाई के ऊपर 10-15 चाय की खाली प्यालियां औंधी सीधी पड़ी थी, जो शायद रात को नींद का गलबा दूर करने के लिए उन एक्टरों ने पी थी। उन प्यालियों पर सैकड़ों मक्खियां भुनभुना रही थीं। कमरे के बाहर उनकी भुनभुनाहट सुनकर किसी नौवारिद को यही मालूम होता कि अंदर बिजली का पंखा चल रहा है। दराज कद विलन, जो शक्लो सूरत से लाहौर का कोचवान मालूम होता था, रेशमी सूट में मलबूस सोफे पर दराज था। आंखें खुली थीं और मुंह भी नीमवा था, मगर वो सो रहा था। इसी तरह उसके पास ही आराम कुर्सी पर एक मूंछों वाला अधेड़ उम्र का एक्टर ऊँग रहा था। खिड़की के पास डंडे से टेक लगाए एक और एक्टर सोने की कोशिश में मसरूफ था। कंपनी के मुकालमा नवीस यानी मुंशी साहब होठों में बीड़ी दबाए और टांगे मेकअप टेबल पर रखे शायद वो गीत बनाने में मसरूफ थे जो उन्हें 4 बजे सेठ साहब को दिखाना था। उई उई हाय हाय। दफतन यह आवाज़ बाहर से उस चूबी कमरे में खिड़कियों के रास्ते दाखिल हुई। विलन साहब झट से उठ बैठे और अपनी आंखें मलने लगे। मूंछों वाले एक्टर के लंबे लंबे कान एक इर्तियाश के साथ उस निस्वानी आवाज़ को पहचानने के लिए तैयार हुए। मुंशी साहब ने मेकअप टेबल पर से अपनी टांगें उठा ली और विलन साहब की तरफ सवालिया नजरों से देखना शुरू कर दिया। उई 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 हाय हाय। इस पर विलन, मुंशी और दूसरे एक्टर जो नीम गुनूदगी की हालत में थे चौंक पड़े। सबने काट के इस बक्सनुमा कमरे से अपनी गर्दनें बाहर निकाली। अरे क्या है भाई, खैर तो है? क्या हुआ? अम्मा, ये तो देवी हैं। क्या बात है देवी? जितने मुंह उतनी बातें। खिड़की में से निकली हुई हर गर्दन बड़े इस्तिराब के साथ मुतहर्रिक हुई और हर एक के मुंह से घबराहट में हमदर्दी और इस्तफसार के मिले जुले जज्बात का इजहार हुआ। हाय हाय हाय, उई उई। देवी, कंपनी की हर दिल अजीज हीरोइन के छोटे से मुंह से चीखें निकली और बाहों को इंतहाई करबो इस्तिराब के तहत ढीला छोड़कर उसने अपने चप्पल पहने पाँव को जोर जोर से स्टूडियो की पथरीली जमीन पर मारते हुए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ठुमका ठुमका बूटा सा कद, गोल गोल गदराया हुआ डील, खिलती हुई गंदुमी रंगत, खूब खूब काली काली तीखी भवें, खिली पेशानी पर गहरा कुसुम का टीका, बाल काले भंवरा से जो सीधी मांग निकालकर पीछे जूड़े की सूरत में लपेट देकर कंघी किए हुए थे। ऐसे मालूम होते थे जैसे शहद की बहुत सी मक्खियां छत्ते पर बैठी हुई हैं। किनारेदार सफ़ेद सूती साड़ी में लिपटी हुई चोली गुजराती तराश की थी, बगैर आस्तीनों के, जिनमें से जोबन फटा पड़ता था। साड़ी बम्बई के तर्ज से बंधी थी, चारों तरफ मीठा मीठा झोल दिया हुआ था। गोल गोल कलाइयाँ जिनमें खिली खिली जापानी रेशमी चूड़ियाँ खनखना रही थीं। उन रेशमी चूड़ियों में मिली हुई इधर उधर विलायती सोने की पतली पतली कंगनियां झमझम कर रही थीं। कान मौजू और लवें बड़ी खूबसूरती के साथ नीचे झुकी हुई, जिनमें हीरे के आवेजे, शबनम की 2 थर्राती हुई बूंदें मालूम हो रही थीं। चीखती चिल्लाती और जमीन को चप्पल पहने पैरों से कूटती देवी ने दाहिनी आंख को नन्हे से सफेद रोमाल के साथ मलना शुरू कर दिया। हाय मेरी आंख, हाय मेरी आंख, हाय। काट के बक्स से बाहर निकली हुई कुछ गर्दनें अंदर को हो गईं और जो बाहर थीं फिर से हिलने लगीं। आंख में कुछ पड़ गया है। यहाँ कंकर भी तो बेशुमार हैं, हवा में उड़ते फिरते हैं। यहाँ झाड़ू भी तो 6 महीने के बाद दी जाती है। अंदर आ जाओ देवी। हाँ हाँ आओ, आंख को इस तरह न मलो। अरे बाबा, बोला ना तकलीफ हो जाएगी, तुम अंदर तो आओ। आंख मलती मलती देवी कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ी। विलन ने लपक कर तिपाई पर से बड़ी सफाई के साथ एक रूमाल में चाय की प्यालियां समेटकर मेकअप टेबल के आईने के पीछे छुपा दी और अपनी पुरानी पतलून से टेबल को झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया। बाकी एक्टरों ने कुर्सियां अपनी अपनी जगह पर जमा दी और बड़े सलीके से बैठ गए। मुंशी साहब ने पुरानी अज्जली बीड़ी फेंक कर जेब से एक सिगरेट निकालकर सुलगाना शुरू कर दिया।
देवी अंदर आई। सोफे पर से मुंशी साहब और विलन उठ खड़े हुए। मुंशी साहब ने बढ़कर कहा, आओ देवी, यहाँ बैठो। दरवाजे के पास बड़ी बड़ी सियाहो सफ़ेद मूछों वाले बुजुर्ग बैठे थे। उनकी मूछों के लटके और बढ़े हुए बाल थरथराए और उन्होंने अपनी नशिस्त पेश करते हुए गुजराती लहजे में कहा, इधर बेसो। देवी उनकी थरथराती हुई मूछों की तरफ ध्यान दिए बगैर आंख मलती और हाय हाय करती आगे बढ़ गई। एक नौजवान ने, जो हीरो से मालूम हो रहे थे और फंसी फंसी कमीज पहने हुए थे, झट से एक चौकीनुमा कुर्सी सरका कर आगे बढ़ा दी और देवी ने उस पर बैठकर अपनी नाक के बांसे को रुमाल से रगड़ना शुरू कर दिया। सबके चेहरे पर देवी की तकलीफ के एहसास ने एक अजीब व गरीब रंग पैदा कर दिया था। मुंशी साहब की कुव्वत एहसास चूंकि दूसरे मर्दों से ज्यादा थी, इसलिए चश्मा हटाकर उन्होंने अपनी आंख मलना शुरू कर दी थी। जिस नौजवान ने कुर्सी पेश की थी, उसने झुककर देवी की आंख को मुलाहिजा किया और बड़े मुफक्किराना अंदाज में कहा, आंख की सुर्खी बता रही है कि तकलीफ जरूर है। उनका लहजा फटा हुआ था। आवाज इतनी बुलंद थी कि कमरा गूंज उठा। ये कहना था कि देवी ने और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और सफ़ेद साड़ी में उसकी टांगें इज़्तिराब का बेपनाह मुजाहरा करने लगी। विलन साहब आगे बढ़े और बड़ी हमदर्दी के साथ अपनी सख्त कमर झुकाकर देवी से पूछा, जलन महसूस होती है या चुभन? एक और साहब, जो अपने 16 हैट समेत कमरे में अभी अभी तशरीफ लाए थे, आगे बढ़ के पूछने लगे, पपोटों के नीचे रगड़ सी महसूस तो नहीं होती? देवी की आंख सुर्ख हो रही थी। पपोटे मलने और आंसुओं की नमी के बायस मैले मैले नजर आ रहे थे। चितवनों में से लाल लाल डोरों की झलक चिक में से गुरूब आफताब का सुर्ख सुर्ख मंजर पेश कर रही थी। दाहिनी आंख की पलकें नमी के बायस भारी और घनी हो गई थी, जिससे उनकी खूबसूरती में चार चांद लग गए थे। बाहें ढीली करके देवी ने दुखती आंख की पुतली नचाते हुए कहा, बड़ी तकलीफ होती है, हाय उई, और फिर से आंख को गीले रुमाल से मलना शुरू कर दिया। सियाहो सफ़ेद मूछों वाले साहब ने, जो कोने में बैठे थे, बुलंद आवाज में कहा, इस तरह आंख न रगड़ो, खाली पीली कोई और तकलीफ हो जाएगा। हाँ, अरे तुम फिर वही कर रही हो, फटी आवाज वाले नौजवान ने कहा। विलन, जो फौरन ही देवी की आंख को ठीक हालत में देखना चाहते थे, बिगड़ कर बोले, तुम सब बेकार बातें बना रहे हो। किसी से अभी तक ये भी नहीं हुआ कि दौड़ कर डॉक्टर को बुला लाए? अपनी आंख में यह तकलीफ हो तो पता चले। ये कहकर उन्होंने मुड़कर खिड़की में से बाहर गर्दन निकाली और जोर जोर से पुकारना शुरू किया, अरे कोई है, गुलाब गुलाब। जब उनकी आवाज़ सदा बसहरा साबित हुई तो उन्होंने गर्दन अंदर को कर ली और बड़बड़ाना शुरू कर दिया, खुदा जाने होटल वाले का ये छोकरा कहाँ गायब हो जाता है, पड़ा ऊँग रहा होगा स्टूडियो में किसी तख्ते पर, मरदूद ना बकार। फिर फौरन ही दूर स्टूडियो के उस तरफ गुलाब को देखकर चिल्लाए, जो उंगलियों में चाय की पियालियां लटकाए चला आ रहा है, अरे गुलाब, ए गुलाब। गुलाब भागता हुआ आया और खिड़की के सामने पहुंचकर ठहर गया। विलन साहब ने घबराए हुए लहजे में उससे कहा, देखो, एक गिलास में पानी लाओ, जल्दी से, भागो। गुलाब ने खड़े खड़े अंदर झांका, देखने के लिए कि यहाँ गड़बड़ क्या है। उस पर हीरो साहब ललकारे, अरे देखता क्या है, लाना गिलास में थोड़ा सा पानी, भाग के जा, भाग के। गुलाब सामने टीन की छत वाले होटल की तरफ रवाना हो गया। देवी की आंख में चुभन और भी ज्यादा बढ़ गई और उसकी बनारसी लंगड़े की कैरी ऐसी नन्ही मुन्नी थोड़ी रोते बच्चे की तरह कांपने लगी और वो उठकर दर्द की शिद्दत से कराहती हुई सोफे पर बैठ गई। दस्ती बटुए से माचिस की डिबिया के बराबर एक आईना निकालकर उसने अपनी दुखती आंख को देखना शुरू कर दिया। इतने में मुंशी साहब बोले, गुलाब से कह दिया होता पानी में थोड़ी सी बर्फ भी डालता लाए। हाँ, सर्द पानी अच्छा रहेगा। ये कहकर विलन साहब खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल कर चिल्लाए, गुलाब, अरे गुलाब, पानी में थोड़ी सी बर्फ छोड़ के लाना। इस दौरान में हीरो साहब, जो कुछ सोच रहे थे, कहने लगे, मैं बोलता हूँ कि रुमाल को सांस की भाप से गर्म करो और उससे आंख को सेक दो। क्यों दादा? एकदम ठीक रहेगा। सियाहो सफेद मूछों वाले साहब ने सर को इस बात में बड़े जोर से हिलाते हुए कहा। हीरो साहब खूंटियों की तरफ बढ़े, अपने कोट में से एक सफेद रुमाल निकालकर देवी को सांस के जरिए से उसको गर्म करने की तरकीब बताई और अलग होकर खड़े हो गए। देवी ने रुमाल ले लिया और उसे मुंह के पास ले जाकर गाल फुला फुला कर सांस की गर्मी पहुंचाई। आंख को टिकोर दी, मगर कुछ अफाका नहीं हुआ। कुछ आराम आया? 16 हैट वाले साहब ने दरियाफ्त किया। देवी ने रोनी आवाज में जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं निकला, मैं मर गई। इतने में गुलाब पानी का गिलास लेकर आ गया।
हीरो और विलन दौड़ कर बढ़े और दोनों ने मिलकर देवी की आंख में पानी चुआया। जब गिलास का पानी आंख को गुस्ल देने में खत्म हो गया तो देवी फिर अपनी जगह पर बैठ गई और आंख झपकाने लगी। कुछ अफाका हुआ? अब तकलीफ तो नहीं है? कंकरी निकल गई होगी, बस थोड़ी देर के बाद आराम आ जाएगा। आंख धुल जाने पर पानी की ठंडक ने थोड़ी देर के लिए देवी की आंख में चुभन रफा कर दी, मगर फौरन ही फिर से उसने दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या बात है? ये कहते हुए एक साहब बाहर से अंदर आए और दरवाजे के करीब खड़े होकर मामले की अहमियत को समझना शुरू कर दिया। नौवारिद कोहना साल होने के बावजूद चुस्त व चालाक मालूम होते थे। मूछें सफ़ेद थीं जो बीड़ी के धुएं के बायस सियाही माइल जर्द रंगत इख्तियार कर चुकी थी। उनके खड़े होने का अंदाज बता रहा था कि फौज में रह चुके हैं। सियाह रंग की टोपी सर पर जरा इस तरफ तिरछी पहने हुए थे। पतलून और कोट का कपड़ा मामूली और खाकिस्तरी रंग का था। कूलों और रानों के ऊपर पतलून में पड़े हुए झोल इस बात पर चुगलियां खा रहे थे कि उनकी टांगों पर गोश्त बहुत कम है। कॉलर में बंधी हुई मैली नेकटाई कुछ इस तरह नीचे लटक रही थी कि मालूम होता था वो उनसे रूठी हुई है। पतलून का कपड़ा घुटनों पर खिंचकर आगे बढ़ा हुआ था, जो ये बता रहा था कि वो इस बेजान चीज से बहुत कड़ा काम लेते रहे हैं। गाल बुढ़ापे के बायस पिचके हुए, आंखें जरा अंदर को धसी हुई, जो बार बार शानों की अजीब जुम्बिश के साथ सुकेड़ ली जाती थी। आपने कांधों को जुम्बिश दी और एक कदम आगे बढ़कर कमरे में बैठे हुए लोगों से पूछा, कंकर पड़ गया है क्या? और इस बात में जवाब पाकर देवी की तरफ बढ़े। हीरो और विलन को एक तरफ हटने का इशारा करके आपने कहा, पानी से आराम नहीं आया? खैर, रुमाल है किसी के पास? निस्फ दर्जन रुमाल उनके हाथ में दे दिए गए। बड़े ड्रामाई अंदाज में आपने उन पेश करदा रुमालों में से एक को मुंतखब किया और उसका एक किनारा पकड़कर देवी को आंख पर से हाथ हटा लेने का हुक्म दिया। जब देवी ने उनके हुक्म की तामील की तो उन्होंने जेब में से मदारी के से अंदाज में एक चरमी बटुआ निकाला और उसमें से अपना चश्मा निकालकर कमाल एहतियात से नाक पर चढ़ा लिया। फिर चश्मे के शीशों में से देवी की आंख का दूर ही से अकड़ कर मुआयना किया। फिर दफतन फोटोग्राफर की सी फुर्ती दिखाते हुए आपने अपनी टांगें चौड़ी की और जब उन्होंने अपनी पतली पतली उंगलियों से देवी के पपोटों को वाह करना चाहा तो ऐसा मालूम हुआ कि वो फोटो लेते वक्त कैमरे का लेंस बंद कर रहे हैं।